Good morning everyone. Welcome back to the channel, the Aspirants channel. आई नो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और हमने बातें नहीं करी है, हमने जो प्रोमिसेस करी थी उसे नहीं डिलीवर किया है एंड आई एम वेरी रियली सॉरी फॉर दिस. कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. इट इज़ माई फॉल्ट एंड आई एक्सेप्ट इट with the open mind. I'm infinitely humbled and very apologetic about this. तो आई एम सो सॉरी एंड बट ठीक है, कोई बात नहीं. हम लोग एक और नए चैप्टर की ओर शुरुआत कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स साथ में चलती रहेगी, लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि वाई नॉट टू स्टार्ट विद द इन्वायरमेंट. तो अभी हम लोग जो मेन अभी ऐसा है कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने सोचा वाई नॉट टू स्टार्ट विद समथिंग जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाए. तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है और इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोटोकॉल्स इवेंट ट्रीटीज बनी वो क्या है. ठीक है, चलिए आज की क्लास में इसको देखते हैं. सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद कि कन्वेंशन हुआ एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे. देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. और अगर हम अपनी बायोलॉजी को, अपनी बायोलॉजिकल जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उस पर इंक्रोचमेंट ओवर द डे करते जाते हैं ना, तो बहुत ही एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं हमारे सर्वाइवल के लिए भी. तो 1992 में लगभग, जब उस टाइम भी उतना एक कॉन्सियसनेस डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक कॉन्सियसनेस की शुरुआत हो चुकी थी कि हमें वी हैव टू टेक सम डिसीजंस, राइट. तो हमने 1993 में जाके एक कन्वेंशन किया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और ये एक ऐसा कन्वेंशन रहा, एक ऐसी हमने बात करी जहां पे हमारा मेन मकसद क्या था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना. ये एक लीगली बाइंडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है लेकिन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो कि 1992 में बनाई गई. इस पे बात स्टार्ट हुई कहाँ पे, ब्राज़ील में. ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, बहुत ही फेमस शहर है. तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रीटीज हुई. तो इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं. आपको पता है कि जब 1992 में जब समिट हुआ तो उसे हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं. लगभग सारे यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट्स के पार्ट बने, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, एज ऑलवेज यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, हमारा जो मेन मकसद था इसका क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना. इसके हमारे 3 गोल थे. क्या कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल तरीके से हम चीज़ों को यूटिलाइज करें, और जो भी रिसोर्स हैं, जैसे मान लो कि आप बहुत टाइम से एक ऐसे रिसोर्स को यूज़ करते आ रहे हो, प्राचीन काल से आपके जो इंडिजिनस लोग, इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, वो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई कंपनी आती है, उनके इस एंशिएंट नॉलेज को, एंशिएंट विजडम को उनकी उनको बिना बताए उसको यूज़ करती है और फिर उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है. तो क्या वो उस जेनेटिक रिसोर्स का जो बेनिफिट है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाया है, इक्विटेबल शेयरिंग हुई है, नहीं. इन सभी बातों पे ध्यान देने के लिए हमने बोला हम ये 3 चीज़ करेंगे. कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है. क्या हुआ, अब ये तो आपने कन्वेंशन बना दिया. अब कन्वेंशन के बाद चीज़ों को और बड़े लेवल पे या फिर बहुत ही ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रोटोकॉल चाहिए. कन्वेंशन होगी एक बहुत बड़ा चीज़. जैसे क्या होता है ना कि अगर आप देखो यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है. तो ये बना कार्टिजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोसेफ्टी. ठीक है, अब ये कार्टिजेना प्रोटोकॉल क्या था बायोसेफ्टी पे, तो ये एक ऐसा कन्वेंशन था जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे ही था, लेकिन हमने बोला कि चीज़ों को और अगर ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना है तो हमें एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा जिसको हम फॉलो कर सके. कन्वेंशन के बाद कौन सा स्ट्रिक्ट आता है, कन्वेंशन हो गया ब्रॉड टर्म, उसके अंदर आएगा प्रोटोकॉल आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बनाया 2000 में एक कार्टिजेना प्रोटोकॉल, जो कि हमने इसी बायो जो कन्वेंशन हुआ था आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी के आधार पे बनाया था. 2003 में ये एंटर करता है और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आता है. ठीक है, भारत ने, हाँ, सीबीडी इसको रेटिफाई किया हुआ है. और ये कोलंबिया एक शहर है, मतलब कंट्री है, वहाँ पे कार्टिजेना एक शहर है जहाँ पे इसको 2003 में लगभग इसको फोर्स में लाया गया था. अब इसका मेन मकसद क्या था, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें चीज़ें अच्छी करनी है. उसके बाद एक और प्रोटोकॉल आया. जैसे हमने बोला 3 चीज़ के बारे में बात करनी थी, एक तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एक जो उस जेनेटिक रिसोर्सेज की शेयरिंग को लेके बात हो रही थी वो, और एक इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. तो एक प्रोटोकॉल हमने बना दिया उसके बारे में. दूसरा हमने प्रोटोकॉल बनाया नागोया प्रोटोकॉल. अभी क्या है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि जब नागोया, यानी कि जापान में एक शहर है, वहां पे जब इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि हमने 1993 में स्टार्ट करी थी, उसका एक मीटिंग हो रहा था,
उसी मीटिंग में जब हमने कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लोगों के लिए बुलाया, मीटिंग कराया, तो वहाँ पे हमने एक और प्रोटोकॉल साइन किया जिसको हमने बोला है नागोया प्रोटोकॉल। अब ये क्या था, ये आया 2014 में एंटर करता है, और जिसमें इसका मतलब था कि जो भी रिसोर्स हैं उसके बेनिफिट को आप अच्छे से शेयर कर सको, इक्विटेबली शेयर कर सको, और उनके यूटिलाइजेशन को भी आप ध्यान से देख सको। उसके बाद एक आता है ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे आप इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के नाम से भी जानते हो। अब ये एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो अगेन जिसका मेन मोटो भी वही है, जहाँ पे आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हो कंजर्वेशन के थ्रू, सस्टेनेबल यूज के थ्रू, है ना। तो ये भी एक ऐसा ट्रीटी है जिसको भारत ने साइन किया है और भारत भी इसका मेंबर है। अब इसमें क्वेश्चन देखो आप, इसमें से कौन सा पेयर जो है सही है। जैसे यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा भी था कि सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ये तो इसमें नहीं आएगा। हमने देखा था नागोया प्रोटोकॉल में तो आप एक्सेस ऑफ बेनिफिट का बात कर रहे थे, एक्सेस टू द रिसोर्सेज का बात कर रहे थे। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, हाँ ये हमने पढ़ा है, क्योटो प्रोटोकॉल में आएगा। और कार्टिजेना प्रोटोकॉल नहीं, ये बस 3 इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। चलो अब आता है आई की बायोडाइवर्सिटी टारगेट। ये क्या है, अगेन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 2014 में, वहाँ पे लोग मिलते हैं, देश के लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर लोग आते हैं, एकदम मस्त वहाँ चाय बिस्किट खाते हैं, बात करते हैं। तो उसी बात के प्रोसेस में उन्होंने बोला कि हम एक नया चीज करने वाले हैं, ठीक है। अभी कुछ अचीव तो होता नहीं है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, टारगेट आए हैं तो कुछ तो बात करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ गोल डिसाइड किया। अब गोल क्या है, इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब ये जो है, मतलब हमने जो भी टारगेट अचीव करे या फिर रखे थे, उसमें से कोई भी टारगेट अभी तक अचीव हुआ नहीं है, अगर हम देखें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बून चैलेंज। अब बून चैलेंज एक और था जहाँ पे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ पे आप बात करते हो, फॉरेस्ट के लिए बात करते हो, डिफॉरेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो। ये 2011 में जर्मनी की सरकार ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके साथ मिल के लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ जो डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड है उसको रिस्टोर करने की बात करी थी। दैट्स इट, आपको बस इतना याद रखना है। और भारत ने इसे ज्वाइन करा है, मतलब ये बून चैलेंज को। ऐसा नहीं कि बाइंडिंग, ये आपका वॉलेंटरी है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे देखते हैं। देखिए आपने बहुत बार नाम सुना होगा साइट भारत में कौन कौन सी है। तो इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। आजकल बहुत होता है कि आपने सुना हो जो असम में जो राइनोसोर्स मिलते हैं या फिर जो गेंडे होते हैं, उनकी ट्रेडिंग बहुत होती है, इलीगल ट्रेडिंग बहुत होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग बहुत होती है। जो हाथी के दांत होते हैं उनको, उनकी मार्केट में बहुत डिमांड है, तो उनकी भी ट्रेडिंग बहुत होती है। तो इनको ध्यान रखने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ऐसे स्पीसीज जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका प्रेजेंस इंडेंजर्ड हो गया है, उनको बचाने के लिए भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम क्यों ना कुछ लीगली एक्शन ले, कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे एक्शन ले। तो इसी प्रोसेस में हमने एक कन्वेंशन बनाया। इसी कन्वेंशन को वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये सरकारों के बीच में एक ऐसा कन्वेंशन है जहां पे हम इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ऐसे एनिमल्स का जो कि काफी इंडेंजर्ड है और जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। ये एक लीगली बाइंडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आया कब था, ये 1963 में मतलब एक्चुअली में ड्राफ्ट हुआ था, लेकिन 1975 में ये इंटर्ड इनटू द फोर्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। और लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई साइट्स के ही हिसाब से कुछ अपने भारत में लॉ बनाया, जैसे ठीक है भारत में आपने इनके ट्रेडिंग के लिए कुछ लॉ बनाया है कि यार आप इनको ट्रेड नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि जो साइट्स के अंदर प्रोविजंस होंगे वो भारत में जो बने डोमेस्टिक लॉ है जो आपके इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर रहे हैं, उनकी जगह ले लेंगे। नहीं, ये नेशनल लॉज की जगह नहीं लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हर पार्टी क्या होता है, जैसे जो भी इस कन्वेंशन के पार्ट होंगे, कोई भी कंट्री, उनको करना क्या है, उनको एक अथॉरिटी बनानी है। एक्चुअली में 2 अथॉरिटी बनानी है, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक साइंटिफिक अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेन मकसद क्या है कि वो लाइसेंस देंगे आप ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और साइंटिफिक अथॉरिटी ये इंश्योर करती है कि उनका जो ट्रेड होगा उसका उनके स्पीसीज के स्टेटस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भारत में, क्योंकि भारत भी इसका पार्ट है, तो भारत ने भी अपनी मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर
काम करती है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, ये परमिट ही देगी, ये लाइसेंस देगी, है ना। अब दूसरी साइंटिफिक अथॉरिटी कौन है, सिंपल सी बात है, जियोलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल सर्वे, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट भारत में, ये इनका काम करेंगे, है ना। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द IUCN साइट्स, इसमें से कौन सी बात सही है। अब ये IUCN जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, सही बात है, एंड साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स, हाँ ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन क्या ये IUCN जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, मतलब अगर आप देखो तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके देखते हैं, ये बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट्स कराता है और दुनिया में जो बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको मैनेज करता है, फील्ड प्रोजेक्ट करता है, ओके। साइट लीगली बाइंडिंग है एंड, लेकिन ये जो है वो नेशनल लॉज की जगह नहीं लेता, थ्री तो सही बात है, थ्री इज द राइट आंसर। लेकिन क्या ये जो ये क्या नाम आपका बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट कराता है वर्ल्ड में और नेचुरल इन्वायरमेंट्स में, ये भी होता है, लेकिन क्या IUCN यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, क्या लगता है आपको। इसको आंसर आपको करना है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सब चीज बता दी है, ये आप आंसर करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है माइक, जो एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग को मॉनिटर करता है, इतना बस ध्यान में रखिएगा, और ये कब आया था 1997 में, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको ध्यान में रखना नहीं है कुछ इसमें। फिर आता है, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास है ट्रैफिक। ट्रैफिक भी एक तरीके से मान के चलिए एक NGO है जो कि ट्रेड मॉनिटरिंग के फील्ड में काम कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आता है हमारे पास है माइग्रेटरी स्पेसिस। अब जैसे क्या होता है ना कि आपने बहुत बार देखा होगा कि हरियाणा के जो सुल्तानपुर वाले लेक में या फिर बहुत सारे पार्क में जो है वहाँ पे ऐसे माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, बर्ड्स आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स आती हैं जो कि आपने कभी देखा नहीं है। तो उसका मेन मकसद क्या है कि वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनका एक पैटर्न, एक नेचुरल पैटर्न है और वो हमेशा वहां पे आते हैं। अगर उसमें चेंजेस आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने उनके पैटर्न को डिस्टर्ब किया है। तो इसलिए माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करना, उन पे कन्वेंशन बनाना भी हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि हमने अगेन 1979 जर्मनी में बनाई है और 1983 में ये बनी। इसे भी हम बोन कन्वेंशन कहते हैं। एक बोन कन्वेंशन वो था जो कि 2012 में आपने देखा जर्मनी की सरकार ने डिफॉरेस्टेशन के लिए किया था, और ये है। फिर एक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक NGO है, एक इंटरनेशनल NGO है। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा पहला स्टेटमेंट क्या था, IUCN क्या है, वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, नहीं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो पहला स्टेटमेंट वहां पे आपको गलत हो गया, ठीक है। रिसर्च करता है, फील्ड प्रोजेक्ट करता है, सही बात है, तो वो दो यानी कि आपके 2 और 3 द राइट आंसर होंगे उसमें, पहले स्टेटमेंट गलत है वहां पे। फिर यही जो संस्थान है एक रेड बुक निकालती है। अगर आपने पढ़ा होगा कि यार ये स्पेसीज का स्टेटस क्या है, क्या ये इंडेंजर्ड है, क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या ये नियर थ्रेटेंड है, तो ये जो रेड बुक डेटा है वो निकालती कौन है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ही निकालती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर इसको देखें तो ऐसे मतलब 9 टाइप की कैटेगरी निकालती है कि स्पेसीज की स्टेटस क्या है, ये स्टेटस के बारे में बताता है कि वो 10 सालों में इनका पॉपुलेशन अगर 90,000 से कम हुआ है, तो ऐसे इनके पैरामीटर्स होते हैं। तो जनरली इनके 3 पैरामीटर्स हैं और उसके अंदर फिर सब पैरामीटर्स है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये इनके पैरामीटर्स है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि जो रेड डेटा बुक्स है, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज निकालती है, उसके बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पेसीज प्रेजेंट जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके। थ्रेटेंड प्लांट एंड स्पेसीज, इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कहाँ है, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, नहीं 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो किसके बारे में, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज के बारे में, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, है ना, ओके। अब देखो हमने फिर भारत में क्या क्या चीजें करी हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। तो हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद क्या था, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो उनके नेचुरल हैबिटेट में जो पॉपुलेशन है उनको स्टेबलाइज करना। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और वहां पे बहुत सारे वहीं पे हमने इस चीज को स्टार्ट किया। इसको देखता कौन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर और इसको स्टैचुरी पावर देने के लिए एक
संस्थान जो थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा पावर दिया। कैसे? तो वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो कि हमने 1972 में बनाए थे, उसमें अमेंडमेंट करे और उसके अमेंडमेंट के अंदर हमने जाके एनटीसीए को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या किया कि हमने टाइगर और इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि जिसका मेन मकसद क्या हो, टाइगर के पॉपुलेशंस को स्टेबलाइज करना, उनकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या बोला हमने कि हमने जो है टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्रीज होंगी उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब तक या तो आपने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिकमेंडेशन ली है या फिर नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन ली है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ओके, फिर आता है कि टाइगर सेंसस होता है। तो हर ये जो टाइगर सेंसस है, इनकी पॉपुलेशन, इनके नंबर्स को काउंट करना ही टाइगर सेंसस कहलाता है, और लगभग ये हर 4 साल पे ये रिपोर्ट निकलती है। अभी मेरे हिसाब से 3800 के आसपास पॉपुलेशन है इनकी। तो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर तक हमने करा है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे की ओर करेंगे, तब तक के लिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।